अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कश्मीर मामले पर कई बार इस बात की वजाहत कर चुके हैं कि पाकिस्तान ये मामला मुज़ाकरात के जरिए हल करने में ज़्यादा संजीदा है, क्योंकि दोनों ममालिक एटॉमिक पावर हैं, इसलिए हम जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और आज इसी बयान को सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी खिदमत फ्राहम करने की पेशकश के दौरान भी इन्हीं अल्फाज का चुनाव करते हुए इस्तेमाल किया। अब इस किस्म के बयान की अगर हम बात करें तो ये माजी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2 बार दिए जा चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब चूंकि ये बेड़ा अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद अपने सर पर उठा रखा है, क्या इस बार इस बयान के आने के बाद हम किसी बेहतरी की तवक्को रख सकते हैं कि हाँ, मसले कश्मीर पर फिलफौर कोई पेशरफ्त मुतवक्को होगी? दूसरे सेगमेंट में आज एक बार फिर से बात डेनियल पर्ल कत्ल केस के हवाले से, जिस पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी हममनसब दोनों के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। और इसके बाद टोनी ब्लिंकन की एक ट्वीट ये सामने आई कि हमें पाकिस्तान पर जो है उससे पे हमने अपनी तशवीश जो है इजहार कर दिया है। तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब से टेलीफोनिक रब्ते के जरिए जो है उस पर बातचीत हो चुकी है। अब उम्मीदें करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान इस मामले से बेहतर अंदाज में निपटेगा। तो हमारे एक्सपर्ट्स इस पर क्या राय रखते हैं कि क्या जो टोनी ब्लिंकन की ट्वीट है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि हम अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ात या उसकी खदशात इस मामले पर दूर कर सकें? और आखिर में बात अमरीका और तालिबान के एक दूसरे पर दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के हवाले से। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद होंगे डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मोना आलम साहिबा भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। ब्रिगेडियर साहब, अभी हम यही जिक्र कर रहे थे कि जो मामलात हैं, क्या पाकिस्तान इसमें अमरीका के खदशात, उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकता है या नहीं? अब ये चूंकि खबर सामने आ गई है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी डेनियल पर्ल कत्ल केस में फरीक बनने का फैसला कर चुकी है। और तर्जुमान अटॉर्नी जनरल ये बताते हैं कि फरीक बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। इससे हम मुस्बत पेशरफ्त समझे इस केस के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि याद रखिएगा कि 9/11 में कोई अफगानी नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान पे जाके हमला किया गया यूएन की रेजोल्यूशन लेके, क्योंकि अमेरिका चाहता था ऐसा करना। अगर वैसे तो अरबी उसमें शामिल थे। इराक की वॉर हुई, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की एक प्रपोजल करके और उससे यूएन से परमिशन दी गई। अभी ट्रंप ने खुद ही कह दिया अपनी एक डिस्कशन में कि इराक के पास तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे सद्दाम हुसैन के पास, ये तो बुश की गलती थी। इवन बरतानिया में टोनी ब्लेयर को अक्यूज किया गया। एक सर चिलकोट इंक्वायरी हुई, बहुत बड़ी इंक्वायरी हुई। उसने कंक्लूड किया कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे ही नहीं। वहाँ पे मौजूद इराक की जेल है, इराक की अबू गरीब जेल जो है, आज भी पता नहीं कितने वहाँ पे पल जैसे ही इंसानों का, सिर्फ फर्क ये है कि वो इराकी थे, ये अमेरिकन था। उनका खून बहा है। अबू गरीब की जेल अभी तक रोती है, वहाँ की दीवारें अभी तक आवाज देती है। सीरिया में जो कुछ हुआ आपने देखा, वहाँ पे बच्चों की लाशें जो है वो साहिलों पे पड़ी रही। क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पे और जो कुछ किया, वो जिस तरह उन्होंने दाइश को ट्रेन किया, ISS को ट्रेन किया, वहाँ पे इंडक्ट किया, वो भी आपको पता है। तो उसके साथ साथ आपने देखा कि इसके साथ साथ ही आपने देखा जो कि लिबिया में हुआ, कज़ाफ़ी जो अपने मुल्क के लिए एक बेहतर लीडर था, मार के परे कर दिया गया। अब बात यह है कि ये चीजें आप गिनते जाएंगे तो ये क्यों हुई? आज जो बाइडेन के आने के बाद पहला ट्वीट ये आया है, एक आया कि जी अमेरिका इज बैक। जिस दिन जो बाइडेन ने अपनी ओथ सेरेमनी थी, उस दिन 40 गाड़ियों का कॉन्वॉय जो टैंक्स भी थे, हमवीज भी थी, बाकी भी थे, और 200 जो सोल्जर्स थे, ट्रूप्स थे, उनको नॉर्दर्न सीरिया में जहाँ पे उनकी ऑयल रिजर्व है वहां पे पोस्ट कर दिया गया। सो दे से अमेरिका इज बैक। इफ अमेरिका इज बैक, व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि टोनी ब्लिंकन ने बात कर ली। अभी इंडिया के अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से तो बात की, उनकी राजनाथ सिंह से भी बात हो गई है, वहां पे जो उनके डिफेंस मिनिस्टर उनकी। लेकिन पाकिस्तान जो जिसने इतनी बड़ी जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ, उन्होंने अभी तक कोई बातचीत नहीं की। बल्कि डेनियल पर्ल के ऊपर टोनी ब्लिंकन ने, आपने खुद कहा, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से बात कर ली। तो बात यह है कि एक चीज तो साफ जाहिर है कि डिक्टेशन जिस तरह दी जाएगी, और वो डिक्टेशन ये होगी, जैसे कल भी हमने बात की, तो डेनियल पर्ल कोई आसमान से उतर के आया था, पता नहीं कितने डेनियल पर्ल मरे। इस तरह तो होता है इस किस्म के कामों में। अफगानिस्तान के अंदर कितने लोग मरे, ये चीजें तो हो जाती है। ठीक है, इंसान का, हर इंसान का खून बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेनियल पर्ल का खून भी साफ जाहिर है, जो उनके वो अपना चाहने वाले हैं उनके लिए वो बहुत अहम है।
लेकिन बात यह कि पाकिस्तान की 16 आदमियों को टारगेट कर दिया गया सलाला चेक पोस्ट पे, ठीक है, 16 जवानों को मार दिया विदाउट एनी, तमाम की तमाम डॉटिंग मैप्स मौजूद थे अमेरिकन के पास कि जी यहाँ पे सलाला चेक पोस्ट है, लेकिन आगे किया हमने क्या कर दिया। साहब आप ही कह रहे हैं कि प्रेशर डाला जा रहा है डैनियल पर्ल के हवाले से और हम वो प्रेशर ले भी रहे हैं, इसलिए अब पाकिस्तान के हम उसी तरह करेंगे जिस तरह अमेरिकन से आएंगे, क्योंकि डैनियल पर्ल है, अमेरिकन है, बाकी तो मुसलमानों का खून किधर भी बह जाए किसी तरह बह, ना अमेरिका को परवाह है ना कोई दुनिया किसी और को परवाह है। अब जब वो डिक्टेशन देंगे तो आप खुद ही देख लीजिए कि हमें क्या करना पड़ेगा और हम क्या करेंगे, आप खुद ही जानती है। इसके ऊपर कोई बहस क्या करें हम इसके ऊपर। ठीक है मोना, मतलब खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर कहीं परे मालूम होते हैं, ये कि अमेरिका हमें इस मामले में डिक्टेट करेगा और हम उस तरह से इस केस को आगे लेकर चलेंगे, इज दैट ट्रू? एक्चुअली ज़रिया आप देखें, मैं बड़े ऑनेस्ट बात करना चाहती हूँ कि अमेरिका के अगर हम गुनाह गिनने बैठे 9/11 के बाद से और चलें उससे पहले भी जो उन्होंने इन्वेजन की, और खैर हम उनके साथ एक पार्टनर भी थे जो अफगानिस्तान से रशियंस को निकालने में हमने उनका साथ दिया था वगैरह वगैरह, अफगानिस्तान में जो जंग वगैरह के मामला थे, दैट वाज अ बैड मूव। लेकिन अगर हम उनके गुनाह गिनने बैठें तो मुझे लगता है उससे कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, या उससे जो डैनियल पर्ल का कत्ल है, मुझे लगता है उसको उस मामले को इससे इक्वेट करना जरा नाइंसाफी है, बल्कि बहुत नाइंसाफी है। वो मामलात सारे अपनी जगह हैं, गुआंतानामो बे के आप मामलात ले लें, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की आड़ में दुनिया भर में, मुझे कोई इसमें शुबा नहीं है, शक व शुबा नहीं है, दुनिया भर में जो इस वक्त हालात हैं, जो इस वक्त जंग के मामलात हैं, कन्फ्रंटेशन है, एजिटेशन है, हर तरह की जो तलखी है दुनिया में ना, उसका 90% बिल्कुल अमेरिका जिम्मेवार रहा है। 9/11 के बाद से जो उन्होंने हरकत तो सकनात किए हैं वो हम तमाम के सामने है, इस तक कोई शुबा नहीं है। और अगर एट वन पॉइंट इन टाइम अगर अल्लाह ने चाहा और अगर इंसाफ अल्लाह का इस दुनिया में जो हमेशा हमारा ईमान है कि बोलबाला रहता है, तो अमेरिका अपने गुनाहों का जरूर जो है मुझे यकीन है कि उसके लिए पे करेगा और इसी दुनिया में करेगा, इंशाल्लाह हम तमाम देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उसको डैनियल पर्ल वाले केस से इक्वेट करना ज्यादती है। देखें, एक तो जर्नलिस्ट था, वो यहाँ पर आया था, उसकी जो भी यहाँ पर काम थे, 18 साल हो गए हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर अमेरिका इतना ही कीन था उसके कातिलों को पकड़वाने में, तो आपने नहीं देखा उसने रेमंड डेविस को कैसे आंखों के सामने से रफू चक्कर करवाया? क्या आपने नहीं देखा जब कोई अमेरिका का एम्बेसडर यहाँ पर किसी गरीब को कुचल के चला जाता है तो अमेरिका किस तरह से इम्यूनिटी जो डिप्लोमेट्स को मिलती है उसकी आड़ में रफू चक्कर करा लेता है अपने बंदे को? मतलब अमेरिका के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इफ अमेरिका रियली वांटेड दिस, इट वुडंट हैव टेकन देम 18 इयर्स। 18 साल अमेरिका को ना लगे होते, ये बात है। इसलिए अमेरिका भी कितना चाहता है कितना नहीं चाहता, मेरे तो इसमें बहुत संगीन किस्म की शुकूक व शुबात है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि अभी अमेरिका को लग रहा होगा कि इस तरह से आर्म ट्विस्टिंग या पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल के हो सकता है इसकी आड़ में वो अपना कोई दूसरा काम मतलब आप ही कह रही हैं ये जो तर्जुमान की तरफ से भी बयान है कि सिर्फ एक फेस सेविंग प्रोसीजर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस मामले में, अमेरिका खुद भी जानता है। संजीदा नहीं है अमेरिका, सिर्फ मुझे इतना यकीन है अमेरिका कोई डैनियल पर्ल को इंसाफ दिलाने में संजीदा नहीं है, लेकिन वो एक इनोसेंट था, उसके साथ बहुत बर्बरियत हुई, पाकिस्तान की बहुत एम्बैरेसमेंट हुई इस वाकये के बाद, उसको इंसाफ दिलाना अमेरिका का तकाजा नहीं पाकिस्तान का तकाजा होना चाहिए। ज़ैखम साहब, अगर अमेरिका इस मामले में उतना संजीदा नहीं है जैसे कि मोना ने एस्पेक्ट सामने रखे, तो फिर खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना क्या ज़रूरी हो जाएगा हमारे लिए? देखिए, अहमद सईद शेख अगर रिहा होते हैं तो इससे अमेरिका के लिए भी मुश्किल पैदा होती है और पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल पैदा होती है। हमें ये समझना चाहिए कि अमेरिका के लिए क्या मुश्किल पैदा होती है, और ये मुश्किल इंसाफ की नहीं है। दोनों हमारे कोलीग्स ने जो बात की वो ज़ाहिर है दुनिया में इंसाफ की हुकूमत नहीं है, और अमेरिका जो कुछ करता है वो सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं करता। देखिए, 2011 में अमेरिका ही की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट ने, जिसका नाम ही डैनियल पर्ल प्रोजेक्ट है, जिसमें डैनियल पर्ल के दोस्त भी शामिल थे, प्रोफेसर्स भी शामिल थे, उन्होंने अपनी तफ्तीश में कहा कि पाकिस्तान ने गलत लोगों को टांगा है, ये केस ठीक नहीं चला। अब जब आला अदालतों में मामला गया तो भी यही सामने आया, लेकिन अमेरिका ने इस पर कोई बात नहीं की। इसलिए बात नहीं की कि आप ये जहन में रखिए कि इंतहाई हाई प्रोफाइल केस है, बहुत कुछ हुआ पिछले 10 साल में, लेकिन कुछ केसेस बहुत हाई प्रोफाइल हैं जो अमेरिकी हुकूमत के लिए पब्लिक ओपिनियन का बहुत बड़ा मसला है। एक लिहाज से फ़ाइल बंद हो चुकी थी, डैनियल पर्ल के जो कातिल समझे गए उनको सज़ा हो चुकी थी, अमेरिका का सरदर्द ख़त्म हो चुका था। अब अगर अहमद सईद शेख छूटता है
तो अमेरिका की हुकूमत से सवाल करेंगे कि या तो जिन्होंने डैनियल पर्ल को कत्ल किया वो छूट गए और आप कुछ ना कर सके, या जो छूटे अगर वो कातिल नहीं थे तो इसका मतलब है पूरे 20 साल में, इस 18 साल में आप डैनियल पर्ल के कातलों को सज़ा दिलाने में नाकाम रहे। ये मुश्किल है अमेरिकी हुकूमत की। और जब जाहिर है हाथी को मुश्किल पड़ती है तो फिर क्या होता है, वो दूसरे जानवरों को रोनता है। अब अमेरिकी हुकूमत जब मुश्किल में आएगी तो वो पाकिस्तान पर दबाव डालेगी, और दबाव डालने में मसला ये है कि ये जो अहमद सईद शेख साहब हैं, ये वाहिद इनका कारनामा नहीं है। हो सकता है इसमें वो शामिल ना हो, जैसे वो कह रहे हैं मेरा मामूली किरदार है, मामूली किरदार हो, लेकिन बेशुमार केसेस ऐसे हैं, संजीदा केसेस, जिसमें वो मुलव्वस हैं। अगर छूटते हैं तो अमेरिका पहले ही कह चुका है हम पाकिस्तान से कहेंगे कि इसको हमारे हवाले करो ताकि दूसरे केसेस में हम ट्राई करें। अब उसमें पाकिस्तान की मुश्किल क्या है कि ये बंदा पाकिस्तान के अंदर इतनी चीज़ों में मुलव्वस है कि वहाँ जाकर ये क्या बोले तोते की तरह, पाकिस्तान को किन मुश्किलात में डाले, वो अलग पाकिस्तान के लिए मुसीबत है। तो पाकिस्तानी हुकूमत ने ठीक किया, इसको थोड़ा फरीक बनने के लिए भी बिल्कुल जारी है। सिद्दीकी साहब, अगर गवर्नमेंट ये फैसला कर चुकी है और तर्जमान ये बताने के खुद से फरीक बना जाएगा इस केस में, मतलब फिर ये कि हम तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात दूर करें दूसरी पार्टी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़रियाब। देखें कि अमेरिका में भी जो है वो कोर्ट्स की बड़ी इज़्ज़त की जाती है। जब भी अदालतों से फैसले आते हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट हो या काउंटी कोर्ट्स हो, उनके फैसलों को मनो अन उसी तरह तस्लीम किया जाता है। पाकिस्तान में भी कोर्ट्स जो है बड़ी मेहनत करती हैं। कोर्ट ने फैसला देना होता है, जज ने फैसला किस बिहाफ पे देता है, वो गवाहों और सबूतों की बुनियाद पे। अब ये 18 साल से केस चल रहा है, उसमें जो भी गवाह पेश किए गए या सबूत पेश किए गए, अदालत नहीं समझती कि ये डैनियल पर्ल के कातिल हैं या इनको सही सज़ा दी गई है। अमेरिका को हमें डिक्टेट नहीं करना चाहिए। आप देखें कि उनके स्पोक्स पर्सन ने जो इंडियन काउंटर पार्ट को ट्वीट किया है वो किस किस्म का ट्वीट था, और हमारे ट्वीट में उन्होंने टेररिज्म का जिक्र कर दिया। बात यह कि हम तो आपके पार्टनर रहे टेररिज्म में, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ तो पाकिस्तान ने दी हैं। 70,000 से ज़्यादा हमारे शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकत हुई है, कितना इकोनॉमिकल हमें नुकसान पहुँचा है। हम तो आपके साथ मिलके हमने ये सारा नुकसान उठाया। हमारी ये जंग नहीं थी, ये जंग में तो हमें धकेला गया था, और उसमें जो भी हुए, जिस तरह पहले मेरे साथियों ने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया, बहुत लोगों को नाजायज़ आपने जो है वो अफगानिस्तान में मारा, पाकिस्तान में मारा, इराक में मारा, सीरिया में मारे। लेकिन बात यह कि ये एक जर्नलिस्ट की कत्ल हुआ है, तो ये बिल्कुल हमारी हमदर्दी भी है, और हम चाहते हैं कि इसका सही फैसला होना चाहिए। सही जो कातिल हैं, जिन्होंने कत्ल किया है, उनको कटहरे में आना चाहिए, ना कि उन लोगों को जिन्होंने ये जुर्म नहीं किया। अगर ये जुर्म नहीं किया तो इस जुर्म में सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और जो दूसरे जुर्म किए उनमें आप बेशक इनको सज़ा दें। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि वो कानून पे अमल कर रही है, आइन पे अमल कर रही है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो अगला जो स्टेप है वो यही बनता है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फरीक बन गई है, और वो अपने तौर पे कोशिश करेंगे कि अगर कोई मजीद सबूत है तो वो पेश कर देंगे। तो मेरे ख्याल से हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त फैसला है। मुजम्मिल साहब, 18 साल की कैद काट चुका ये शख्स, और अब ये फैसला सामने आता है जो अमेरिका को पसंद नहीं आता। कल भी हम बात कर रहे थे कि अब अमेरिका के पसंद नापसंद पे तो हमारी अदालतें फैसला नहीं कर सकती, लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टेप ले लिया आज, पॉजिटिविटी आपको नजर आ रही है उसमें, उससे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे अमेरिका के? मुझे तो नहीं नज़र आ रही। अब देखें ना, अगर एक मुल्क का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को कहता है कि आपने ये मुलज़म गलत तौर पर रिहा किया है, तो उन्हें कहना चाहिए था कि हमारी अदालतें आज़ाद हैं और ख़ुद मुख्तार हैं, और हुकूमत का अदालतों पर कोई असर नहीं है, हम इस मामले में बेबस हैं, अदालतें जो फ़ैसला करें हुकूमत उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, हमारा जुडिशल सिस्टम आज़ाद है और रियासत उसमें फ़रीक नहीं है। लेकिन क्या शाह महमूद कुरैशी साहब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ये बात कह सकते थे? नहीं, ट्वीट में साफ नज़र आई। और क्या हमें ये बात अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के फ़ोन कॉल के बाद समझ आनी थी कि अमेरिका को इस बारे में बड़े खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लिहाजा हमें इसमें फ़रीक बनना चाहिए? भी अगर हम हमारे डिप्लोमेट्स को और हमारे वज़ीर ख़ारजा को ये बात की पहले समझ नहीं थी
और थप्पड़ खाने के बाद समझ आई है, तो मुझे इस पर भी बड़ा अफसोस है। उन्हें पहले ही फरीक बन जाना चाहिए था ताकि सुप्रीम कोर्ट से केस इस तरह, क्योंकि रिव्यू में तो बहुत कम चांसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अब लार्जर बेंच देंगे। जब अपील दे रहे समात थी उस वक्त जाके फरीक क्यों नहीं बन गए? तब क्या ख्याल था कि अमेरिका लड्डू बांटेगा जब ये उमर सईद जो है रिहा हो जाएगा, और ये बीन बजा के सोते रहे, और अब जब थप्पड़ पड़ा है, फ़ोन कॉल आई है तो एकदम उठ के बैठ गए, ओ हो ये तो बड़ा गलत हो गया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। उन्होंने फॉरेन अटॉर्नी जनरल को कहा कि अमेरिका का बहादुर का फ़ोन आ गया है, लिहाजा फ्रीक बन जाए। इससे पहले कुछ पता नहीं था। क्या सफारतकारी है? सफारतकारी तो प्रीएम्प्टिव होती है, आपको पता होता है आपके दोस्त और दुश्मन ने इसके बाद क्या करना है। अमेरिका दोस्त है या दुश्मन है, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतनी बात की तो समझ होनी चाहिए थी वजीर खारजा को और फॉरेन ऑफिस को कि इसके क्या रिपरकशंस होंगे, और क्या हमें पहले फ्रीक बनना चाहिए या टेलीफोन कॉल के फौरन बाद फ्रीक बन जाना चाहिए। हमने हमेशा ही एक फ़ोन कॉल के बाद खुद को लेट गए अमेरिका के आगे, चाहे 9/11 के बाद आने वाली फ़ोन कॉल हो, चाहे कल आने वाली फ़ोन कॉल हो, हम एक फ़ोन कॉल आती है और उसके बाद फ्लैट हो जाते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा, अगर हम पहले ही काम कर देते तो इसका तो मतलब ये होता कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पता था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आ रहा है, तो नेचुरली कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई चीज हो सकती थी, चाहे वो अमेरिका रिंग करता या ऑस्ट्रेलिया रिंग करता। लेकिन उससे पहले तो हम नहीं कह सकते कि लार्जर बेंच, तो आप अपील में भी जाके बन सकते थे। फ्रीक तो ना, ये तो बात है, फ्रीक तो आप अपील में भी जाके बन सकते थे। फिर तो अदालतों के ऊपर कदगर होती है ना कि अदालत ने पहले ही गवर्नमेंट को बता दिया कि हम ये फैसला देने वाले हैं, आप फरीक बन जाए। सो देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरीथिंग, आपने फरीक के साथ लिंक करना होता है। अब जब फैसला दे दिया तो उसके बाद ही अगला स्टेप उठाएंगे ना। आप एक कत्ल का अदालत फैसला भी इजाजत दी नहीं, 3 से 4 रोज का वक्त लगा है। हम कल भी ये कह रहे थे कि अमेरिका की जानिब से बयान आने में बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया। अमेरिका को भी देखना चाहिए था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस सिलसिले में मजीद के इकदाम उठाती है। बहरहाल आज ही होने वाली पेशरफ्त आप सबके सामने है। वो अलग बात है कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका को डू मोर कहने की बहुत आदत है, और शायद इस बार भी डू मोर की तरह ही एक मुतालबा हमारे सामने रख दिया गया। मुझे बड़े एक ब्रेक की तरफ स्ट्रीट। वेलकम बैक। नाज़रीन, मसला कश्मीर के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी खामोशी कहिए कि एक खामोशी तोड़ी है, और उस खामोशी को तोड़ने के बाद बयान कुछ इस अंदाज में सामने आया जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कि वो अब पाकिस्तान और भारत के साथ जो है वो मसला कश्मीर के मामले पर अपनी खिदमात को पेश करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस किस्म की मीडिएशन के हवाले से अक्सर माजी में बयानात आते रहे हैं। सुपर पावर अमेरिका, जिसके साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जानिब से भी ये गुजारिशात सामने आई थी कि मीडिएट करवाया जाए नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दरमियान कश्मीर के मामले पर। खान साहब भी बारहा कह चुके हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले पर जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और आज यही बात सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कर रहे हैं। मतलब ये कि उन्हें बावर हो चुका है कि दोनों एटॉमिक पावर्स हैं और ये इस किस्म के जो मामलात हैं वो खित्ता अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, कोई संजीदगी भी है, ये सिर्फ एक महज एक बयान है? यार ये बहुत ही पेचीदा मामला और बहुत ही दुख वाला मामला है। जहां तक आपने यूनाइटेड नेशंस की आप जो बात कर रही है किरदार की, तो यूनाइटेड नेशंस ने जब से ये 20 जनवरी करारदाद 39 पास हुई थी, और उससे पहले नेहरू ने यह बयान दिया था कि राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन हम देंगे इंडिया को। नेहरू ने कहा था, बल्कि गांधी का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि विल ऑफ कश्मीर इज सुप्रीम लॉ, विल ऑफ कश्मीरीज इज सुप्रीम लॉ इन कश्मीर। और उसके बाद फिर जो चीजों का आगाज हुआ, तो इसके ऊपर तो 1930 अप्रैल अपना 1951 में एक डॉक्टर फ्रैंक ग्राम को यूएन रिप्रेजेंटेटिव फॉर कश्मीर इन इंडिया एंड पाकिस्तान अपॉइंट भी कर दिया गया था। उसके बाद जोसेफ कॉर्बल थे जो यूएन के अपॉइंट हुए थे, अपना कमीशन बनाया गया था 3 मुल्कों का, फिर उसको गया था। ब्रिगेडियर साहब, मासूम के साथ मैं दोबारा आती हूँ सवाल के पास, इस सवाल को लेकर आपके पास। मैं और सभी मेहमान आपकी आवाज़ सुनने से कासिर हैं। ज़ैकम साहब, मैं चाहूँगी इस मामले पर आप गुफ्तगू करें भी। ज़रिया, अंटोनियो गुटेरेस साहब यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने इस साल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मेरा तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पढ़ के दिल खुश हो गया। अच्छा। देखिए, उन्होंने एक नहीं 3 बातें की, और तीनों बातें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के हक में जाती हैं। सबसे पहली बात जो थी, उन्होंने पहले कही हुई एक बात का इयादा किया जो वो अगस्त 2019 में कह चुके हैं, और उन्होंने कहा मैं इस बात पे कायम हूँ। और वो उन्होंने ये कहा कि कश्मीर का मसला
अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। भारत इस बात को नहीं मानता। भारत कहता है कि इन करारदादों का वक्त गुजर चुका। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कश्मीर में इंसानी हकूक़ के मामलात संगीन हैं और उस पर गुफ्तगू की। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि कश्मीर, पाकिस्तान और भारत में अगर कोई तसादम होता है तो वो पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। तीनों बातें हम कहते हैं। और साथ उन्होंने जो बात कही वो तो बहुत ही आला है। उन्होंने कहा कि अगर दोनों मुल्क चाहें तो वो सालिसी के लिए हाजिर हैं। आपको मालूम है भारत सालिसी की बात भी नहीं मानता। बिल्कुल। अब क्या असर होगा आप ये देखिए कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं वो इस ग्लोबल विलेज में, यानी इस जो बस्ती है दुनिया की, इसके मीर मुंशी हैं, इसके हेड क्लर्क हैं, वो इस पंचायत के मेंबर भी नहीं हैं। आपको मालूम है जो अक़वाम मुत्तहिदा है, जो ग्लोबल विलेज की उसमें पंचायत है, उसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल और उसके 6 मेंबर हैं, उसमें 6 वडेरे हैं। अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। अब इन 6 में से सिर्फ एक मेंबर ऐसा है जिस पर हमारा असर रसूख है, जिसका जो कश्मीर पर हमारे साथ है। बाकी 5 की पोजीशन कंप्रोमाइज्ड है क्योंकि 5 के मफादात जो हैं वो भारत के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे लिए यह बयान एक बहुत बड़ी अखलाकी फतह है और इसकी वजह से भारत पर दबाव भी पड़ता है और हमारा मौक़िफ़ भी मजबूत होता है और इसकी वजह से तो फिर जगन साहब हम इसे ये कहें कि यूएन संजीदा जरूर है इस मामले को सुलझाने में, लेकिन जो बाकी मानदा 5 ताकतें हैं वो गालिब हैं। आप यूं कहिए कि सेक्रेटरी जनरल संजीदा है क्योंकि यूएन एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जिस अदारे ने, यूनाइटेड नेशंस के जिस अदारे ने ये फैसला करना है, इसको लेकर चलना है, वो सिक्योरिटी काउंसिल के 6 में से 5 मेंबर संजीदा नजर नहीं आते। ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट मुख्तसर प्लीज। बस इतना ही कहूंगा मैं कि ये जो यूएन का जो है ना, ये सिर्फ मेडिएशन जो है याद रखिएगा चैप्टर 6 के अंदर है। हालांकि यूएन के पास ये भी मैंडेट है कि वो और इसके ऊपर एक फैसला हो सकता है कि पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर एक ज्वाइंट मिलिट्री सिस्टम कर दिया जाए और उसके जो 3 जो रेजोल्यूशन ऑलरेडी पास हो चुकी है उसके मुताबिक काम हो। तो अगर आप उसके मुताबिक काम करते हैं तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना पड़ेगा। उसके मुताबिक काम करते हैं फिर तो आपको वहां से फोर्सेस का विड्रॉल करना पड़ेगा ना। तो फोर्सेस का विड्रॉल 8 लाख फौज जो आ गई है अब जो है, अब तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज है। अब वो सिचुएशन नहीं है जो 1947 में थी। तो मेरा ख्याल ये बयान की हद तक एक चीज ठीक है, इखलाकी तौर पे ठीक है, लेकिन यूएन की बजाते सिंसियर नहीं है, आउटकम्स उस तरह से निकलते हुए दिखाई सिंसियर भी यूएन सिंसियर भी नहीं है इसको हल करने में, मेरा ख्याल जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग जाती है। क्योंकि इससे पहले एक चीज याद रखिएगा कि 3 दफा आर्टिकल 370 पे 3 दफा डिस्कशन हो चुकी है यूएनओ के अंदर, लेकिन जो उसने रिवोक किया, लेकिन उसके बाद ना यूएनओ की कोई स्टेटमेंट आई है ना। पॉइंट आपका आ गया बिल्कुल बात। मोना, कश्मीरियों ने 1 साल कैद में गुजार दिया, दूसरा साल शुरू हो चुका है। मामलात आपको लगते हैं कि इस पर कुछ बेहतरी हो सकती है इस बयान के बाद? देखिए सर, आप बेहतरी तो काफी दूर होगी और ये बात बिल्कुल सही है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं और सिवाय एक मेंबर के हमें दीगर का सपोर्ट हासिल नहीं है और ना हमें उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि भारत के मफादात जो दुनिया भर से वाबस्ता हैं मुआशी तौर पर, वो हम बहुत मरतबा आपकी प्रोग्राम पर वो दोहरा चुके हैं और उस पर बात तफसील से हो चुकी है। तो आई वुडंट गो इनटू दोस, लेकिन बात यह है कि फिर भी बहुत हौसला अफजा और बहुत इंकरेजिंग बयान है ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल का। जाहिर है बयान की हद तक जरूर है, लेकिन ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बिल्कुल तायीद है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बारहा ये कहा है और सख्त तरीन हालात में जब 2019 में फरवरी में जो वो सख्त तरीन कंफ्रंटेशन हुई थी उसमें भी हमने बातचीत के ऊपर ही हमने जोर दिया था और बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने अज्यूम करने के फौरी बाद ऑफिस भी उन्होंने बातचीत की तरफ एक हाथ बढ़ाया था भारत के साथ और इसी बुनियाद पर बढ़ाया था कि हम जंग नहीं कर सकते और जंग हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, मैं फुल क्रेडिट टू द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, लेकिन हैविंग सेड दैट जो पिछली भी जो जितनी गवर्नमेंट्स रही हैं मुझे लगता है वो बिल्कुल इस बारे में बावर रही हैं और उन्होंने भी अपने अपने तौर पर अपनी सत्ता पर मुकम्मल कोशिश भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ बातचीत हो। मुझे पिछली भी कोई भी गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इवन जनरल मुशर्रफ की, मुझे ये नहीं लगा कि कभी भी वो लोग भारत के साथ कन्फ्रंटेशन या एजिटेशन चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब हमारे पास इतनी एक बेसिक कॉमन सेंस है, मतलब ये तो मैं कहती हूँ किंडरगार्टन या नर्सरी के बच्चे तक को पता होगा कि 2 एटॉमिक जो पावर्स है
वो जंग नहीं कर सकते। जब हमारी हर रजीम ने, हमारी हर हुकूमत ने, जिस भी जमात की हुकूमत रही हो, अगर हमारी तरफ से ये ऑब्वियस बात, हमेशा यही हमारा मौकफ रहा है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी ये बात कर रहे हैं, पिछले भी जो बैन की मून थे सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने भी बारहा ये बात मुतअद्दिद मर्तबा की है। बल्कि अब तो जो बाइडन जो है, उन्होंने भी प्रेसिडेंट बनने से पहले भी उन्होंने कश्मीर में जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसके ऊपर बहुत सख्त उन्होंने बात की है। ठीक है, क्या इतनी बेसिक बात भारत को समझ नहीं आती? मतलब सिर्फ जस्ट वन सेंटेंस प्लीज, मतलब इतनी बड़ी कहने को वो अपने आप को होने वाली सुपर पावर कहता है, चीन के अपने बराबर में चीन से अपना मवाजना करता है। इतनी बेसिक बात क्या उनके प्राइम मिनिस्टर को, वो क्या छोटे नर्सरी के बच्चे से भी गए गुजरे हैं कि उन्हें समझ नहीं आती? ठीक है मुजम्मिल साहब, मोना यहाँ पे भारत के हवाले से बात कर, लेकिन मैं भारत और अक़वाम मुत्तहिदा दोनों के हवाले से बात करूंगी कि ये बात कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी समझ नहीं आती, फिर किस चीज की वो जिम्मेदारी लेकर वो बैठे हुए जंग करानी। देखिए, बेगम साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर काफ़ी बात कर ली और कैसे वो काम करती है, लेकिन फिर भी जो सेक्रेटरी जनरल का बयान है ये हमारी अखलाकी और सिफारती फ़तह है, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आलमी रायमा ऐसे ही हमवार होती है जब लोग इसके बारे में बात करते हैं। आज सेक्रेटरी जनरल ने किया है, कल यूरोपियन यूनियन में हो, फिर और फोरम से हो, OIC से हो, और दूसरे सरबराह मुमलिकत इसके बारे में बात करें, तो आलमी रायमा को हम कैसे हमवार करते हैं? ऐसे ही हमवार करेंगे जब दुनिया के इम्पॉर्टेंट लोग और इम्पॉर्टेंट फोरम्स जो हैं और उनके ज़िम्मेदारान इसके बारे में बात करेंगे। तो लिहाजा इसमें जो UN के सेक्रेटरी जनरल ने बात की है, मैं समझता हूँ इसको मुकम्मल सपोर्ट करना चाहिए और इसमें से मज़ीद कीड़े निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इससे हमें कोई फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, UN क्या करेगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ये बयान अपनी जगह पाकिस्तान के लिए, मसला कश्मीर के लिए, कश्मीर की हक़ खुदरादियत के लिए बहुत अच्छा और एक ताज़ा हवा का झोंका है और इसको सपोर्ट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि तमाम फोरम से ऐसे बयानात आए। हैविंग सेड दैट, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम कश्मीर के लिए जंग करने के लिए तैयार नहीं हैं, दो एटमी मुल्क जंग नहीं कर सकते, बात बहुत ऑब्वियस और समझदारी की है और कॉमन सेंस की है, दुनिया इसको प्रेस भी करती है, लेकिन ये भारत के हक़ में भी है। उसको जब ये यकीन हो जाता है कि कश्मीर के लिए जंग नहीं होगी तो वो कश्मीर पर अपना तसल्लुत मजबूत कर लेता है। जब उसको ये हम बार बार बावर कराते हैं कि हम आपसे कश्मीर पर लड़ाई नहीं करेंगे, तो वो उतना ही कश्मीरियों पर जुल्म बढ़ाता है, 370 ख़त्म करता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी बातें कहने की भी नहीं होती हैं, लोगों को उनकी समझ होती है, उन्हें बार बार कहकर दुश्मन को उसका फ़ायदा नहीं देना चाहिए। ठीक है, सिद्दीकी साहब, मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि ये बेहतरीन है इस किस्म की स्टेटमेंट, पाकिस्तान मजीद इसे किस तरह से यूटिलाइज करेगा? आप ज़रियाब, मुजम्मिल साहब ने इतना अच्छा तज्जिया किया कि उसके बाद अल्फाज मुझे नहीं मिल रहे, कुछ अल्फाज उन्होंने मेरे भी ले लिए जो बात मैंने करनी थी। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। देखिए, UN ने अभी तक किस मुल्क का कोई मसला हल करवाया है? हम जब से बचपन से बड़े होते चले आए, हम फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला सुनते चले आए। दुनिया में और भी बड़े मसाइल आए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए आप इराक पहुँच गए, आपने सीरिया को तबाह किया, आपने लीबिया को तबाह किया, आपने अफ़गानिस्तान में जंग करी। लेकिन जो दो दुनिया के बड़े मसले हैं जिनकी वजह से फ़लस्तीन की वजह से मशरिक़े वुस्ता में आप देखें आग खून की होली खेली जाती है, इसी तरह कश्मीरियों पे कितने साल गुजर गए, उनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि बात एक उभरनी शुरू हुई है। पहले इसके बारे में कोई बात ना सुनता था ना कहता था, लेकिन जब से आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने UNJ में तकरीर की है, और क्या धुआंधार तकरीर थी, इंग्लिश में थी, मतलब कोई रुकावट के बगैर उन्होंने इतनी लंबी तकरीर की जिससे लोगों को समझ आनी शुरू हुई। यूरोप में अगर आप कश्मीर की बात करते थे लोगों को इतना समझ नहीं आता था। जब मोदी को हिटलर के साथ मिलाया गया और नाजीज़म की बात करनी शुरू की तो यूरोप में भी लोगों को समझ आनी शुरू की कि इसी किस्म की कोई हरकतें इंडिया में भी हो रही हैं। फिर आपने देखा कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पाकिस्तानी निज़ात भी हैं, उन्होंने बहुत अरसे से आवाज़ उठा रहे थे, उनका ताल्लुक भी कश्मीर से रहा है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन में आवाज़ उठानी शुरू की, तो अब दुनिया चेंज हो गई है, ये बदलती दुनिया है। अब ये इंडिया अपने मोदी जो है वो खुल के इस तरह के मजालिम मजीद नहीं ढा सकेगा। और दुनिया ने जो है इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू कर दी है, लोगों को समझ आना शुरू करिए, और हमें भी इसको पॉजिटिवली लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और पाकिस्तान अपने पार्लियामेंटेरियंस को भेजे यूरोपियन यूनियन में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ताकि इस बात को मजीद उठाया जाए और ताकि कश्मीरियों का जुल्म खत्म हो सके। मैं मुख्तसर यही कहूँगी कि 1948 में इंडिया खुद इस मामले को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में गया था। आज साल 2021 से कश्मीरी
अब मजीद और जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत या ताकत नहीं। मुझे बढ़ने ब्रेक की तरफ। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, अफ़गान अमल जो है उस पर हमारी ये कोशिश होती है कि दोनों फ़िरक़ैन, अमेरिका हो या फिर तालिबान हो, इन दोनों की जानिब से मामलात आगे बढ़े ताकि अफ़गानिस्तान में अमन आए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर अमन आता है तो पाकिस्तान का जो अमन है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि तालिबान की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है कि अमरीका की जानिब से जितनी भी माहिदे की खिलाफ वर्जी हैं वो बारहा की जा रही हैं। अब ये बयान इसलिए दिया गया क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ पेंटागन की जानिब से कहा जा रहा था कि ये लोग दोहा माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हर बार एक घूम फिर कर सिचुएशन यहीं पर आ जाती कि कहीं इससे अफगान पीस प्रोसेस जो है वो खटाई में पड़ने तो नहीं जा रहा। और आज फिर सवाल हम ये लेके बैठे कि अगर इस तरह से चलता रहा तो क्या डेडलॉक जो है वो ताहाल बरकरार रहेगा। ब्रिगेडियर साहब, आप इससे आगाज करिए, विद इन 1 मिनट बताइएगा कि डेडलॉक की तरफ जा रहा है मामला एक बार फिर से। डेडलॉक की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन इस दरमियान में आपने 2 पार्टी का जिक्र किया, तीसरी का नहीं जिक्र किया। जो स्पॉइलर है सबसे बड़ा वो है सिटिंग अफगान गवर्नमेंट अशरफ गनी और जो उसके साथ के लोग हैं। और आपको पता है कि अभी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी वो सलेवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने हमीदुल्लाह का फ़ोन किया है, जो अफगानिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। और इसलिए अभी अफगान गवर्नमेंट ने 600 जो तालिबान कैदी थे जिनको रिलीज़ किया था उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया। अब जब उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया है तो उसके ऊपर तालिबान को क्या मैसेज कन्वे हुआ। और तालिबान ने अभी तक जितने हमले किए हैं वो उन्होंने अपनी इनिशियल कमिटमेंट में कह दिया था कि हम अमेरिकन फौजियों पे हमले नहीं करेंगे, लेकिन अफगान फोर्सेज अगर हमारे खिलाफ काम करेंगी तो हम करेंगे। तो वो तालिबान उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। दोहा में उनके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो अगर ये डील किसी भी तरीके से अपना जो बाइडेन ने कहा था कि हम, उसने भी कह दिया कि जी हम अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है इसको रिव्यू करेंगे। अगर रिव्यू करेंगे तो इसका मतलब है चीजें दोबारा रीथिंकिंग होगी। इसीलिए उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बात की है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मामला डेडलॉक की तरफ नहीं जा रहा, वो अलग बात है कि डिले थोड़ा सा फिर से आएगा इस इशू पर। इसमें स्पॉइलर है, स्पॉइलर की वजह से खराब हो रहा है। ठीक है, मुजम्मिल साहब को क्लिप प्लीज। नहीं, मैं समझता हूँ कि डील जो है वो अपनी जगह टूट के नज़र आ रही है। जो अमेरिका की टोन है वो भी बदली है, जो अशरफ गनी की टोन है वो भी बदली है। और जैसे ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि 600 तालिबान को वापस गिरफ्तार कर लिया है। तालिबान कह रहे हैं कि अमेरिकियों ने बमबारी दोबारा शुरू कर दी है अफ़गानिस्तान में, जो रुक गई थी माहिदे के बाद। और अभी जो नई खबरें हैं उनके तहत ये है कि तो तालिबान के और लीडर्स को भी काबुल के जो उन्होंने काबुल में अपना एक डिप्टी गवर्नर बनाया हुआ था पैरेलल गवर्नमेंट के तौर पे, उसे भी गिरफ़्तार कर लिया है अफ़गान गवर्नमेंट ने। तो मुझे तो टूटी हुई नज़र आती है और इसको दोबारा जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तालिबान रशिया गए हैं, तालिबान तेहरान गए हैं और वो भी ऐसी जगहों पे जा रही हैं जो अब एंटी अमेरिका देखी जा रही हैं। शायद उन्हें भी अब अमेरिका से वो उम्मीद नहीं है, लेकिन अमेरिका के सिर्फ 2500 फौजी वहाँ रह गए हैं। बाकी तो एयर पावर है उनके पास जितनी, जो वो बम्बार्डमेंट वगैरह कर रहे हैं। लेकिन मुझे कोई इतना रोशन मुस्तकबिल अब नज़र नहीं आ रहा है इस हुकूमत में, इस डील का। मोना, अच्छा, अफगान एंगल पर हमारे दोनों साथियों ने बात क्योंकि कर ली है, मैं अमेरिकन एंगल पे ज्यादा बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि जो बाइडेन अब नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आई है उस चेंज ओवर का भी बहुत अमल दखल है, जो अब हमें स्टेलमेट अफगान जो पीस टॉक्स है उनमें नजर आ रहा है। क्योंकि जाहिर है, अगर देखें, मेरे व्यू में तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप आउट गोइंग जो प्रेसिडेंट है कि उनका कमिटमेंट था ना अमेरिकन लोगों से कि वो जंगबंदी और तमाम चीजें इख्तिला करेंगे अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स का। तो मुझे लगता है कि अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसको रीथिंक करेगी, रीडू करेगी, ताकि ये जो पूरा क्रेडिट है या अपने तौर पर वो जिस तरह से इसको लेकर चलेंगे, जैसे पहले वो कैरी ल्यूगर बिल वगैरह ये तमाम चीजें उन्होंने प्रपोज की थी, मुझे लगता है अपनी उसमें जान डालेंगे, अपना उसमें जहन डालेंगे, ताकि अपनी पब्लिक को वो ये फिर ये परसेप्शन दें कि जी ये हमने असल में करवाया है। जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे उनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर ये चीजें उसी तेजी से चलती रहती हैं आगे तो फिर ये बिल्कुल ऐसा एक इंप्रेशन जाता अमेरिकन पब्लिक में कि जैसे ये आउटगोइंग जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने किया था। और वो आपको पता है वो तो चूल्हे पर बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो तो तैयार बैठे हैं कि उनको कोई बहाना मिले तो वो उसके ऊपर इंस्टिगेट करें लोगों को। सिद्दीकी साहब, वाकई ये क्रेडिट देने के चक्कर में मामला जो है वो डेडलॉक का शिकार हो सकते हैं? देखिए, अमेरिकन पॉलिसी का जहाँ तक मामला है ना, वहाँ पे बेशक प्रेसिडेंट चेंज होते रहे लेकिन उनकी पॉलिसी
तकरीबन सेम ही रहती है। तो बाइडेन गवर्नमेंट की कोशिश तो होगी कि अफगान अमन अमल हो जाए जिस तरह तय पाया गया था, लेकिन बात यह है कि ये इसी तरह का अमन अमल है जिस तरह हमारी PDM है, ये इंटरनेशनल PDM आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जिस तरह के फरीक शामिल हैं वो एक टेबल पे नहीं बैठ सकते, आप बहुत मुश्किल से उनको मिलाएंगे, लेकिन ये अपार्ट पोल्स हैं बिल्कुल भी। जिस तरह पहले बात हुई कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद है, पहले तो उनकी अगर तालिबान के साथ जो है वो मुतालबात माने जाए या उनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, उसके बाद फिर पाकिस्तान या अमेरिका को कोई रोल आता है। तो जब तक अफगानिस्तान के अंदर से नहीं आएगा कोई इस तरह का फार्मूला, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे अमन लाया जा सकता है। अमेरिका अपनी जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, अमेरिका अपने फौजी निकाल के ले जाएगा, ये फिर अपने दस्तों गिरबां आपस में हो जाएंगे। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में अमन आ जाए, जिसकी वजह से खित्ते में अमन आ जाए, क्योंकि इस खित्ते में जो है वो जंग के बादल पिछले 20-30 साल से मंडला रहे हैं और बहुत तबाही मच चुकी है। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका क्या अपनी स्ट्रेटजी लेके आता है। जैगम साहब, कहा यह जा रहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर तो अमेरिका की कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं हो सकती, तो 6 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा इस पीस प्रोसेस को भी। ज़रियाब वो हाफिज़ शिराजी ने कहा है कि इश्क आसान नमूद अव्वल वली उफ्ताद मुश्किल हा, कि इश्क शुरू में बड़ा आसान होता है और बाद में बड़ी मुश्किल पड़ती है। ये अफ़गानिस्तान में घुसना बड़ा आसान होता है और निकलना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, अमेरिका ने जो मुआहदा किया तालिबान के साथ वो बड़ी हद तक एक वन साइडेड मुआहदा है, जिसमें अमेरिका ने अपने ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ले ली, तालिबान पे बहुत कम डाली, क्योंकि सूरत हाल ऐसी थी, अमेरिका निकलना चाह रहा था। अब जो वो कह रहे हैं कि तालिबान मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो वो कह रहे हैं जी कि मुआहदे की रूह पर अमल दरामद नहीं कर रहे, क्योंकि मुआहदे में सिर्फ इतनी बात है कि तालिबान जो तशद्दुद है उसको कम करेंगे, कितना कम करेंगे, कैसे करेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। तालिबान चाहते हैं अमेरिका निकल जाए, तमाम रीजनल मुल्क चाहते हैं अमेरिका चला जाए, लेकिन अफ़गान हुकूमत जो है वो अमेरिका की दोनों टांगों को पकड़े हुए है, वो चाहती है कि अमेरिका ना निकले। और जो इंटरा अफ़गान डायलाग है अफ़गानिस्तानों का, अफ़गानों की अपनी सुलह सफाई है, वो ऐसे है जैसे आप 5 किलो मेंढक तोलने की कोशिश करें। ये काम होने वाला नहीं है। अब जो नई हुकूमत आई है अमेरिकी, मेरा ख्याल है वो पूरे रीजन में अपनी पॉलिसी को, अफगानिस्तान में अपनी इन्वॉल्वमेंट को रीथिंक कर रही है, और अगले कुछ हफ्तों में ये वाज़ेह होगा कि ये नई हुकूमत चाहती क्या है। सही, तो ये कि डेडलॉक तो इस मामले पर नहीं होने जा रहा, ना हम ये कह सकते हैं कि मामला खटाई में पड़ने जा रहा है, बल्कि इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि हाँ, अमेरिका चाहता है कि वो अफगानिस्तान के मामलात से अब बहुत किनारा कशी इख्तियार कर ले, लेकिन ये उसी वक्त पॉसिबल होगा कि जब जो बाइडेन साहब की पॉलिसी जो है वो मंजर आम पर आती है, और वो नहीं चाहते कि इस तमाम तरह मामले का क्रेडिट जो है वो साबिका हुकूमत के पास चला जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी।